क्लास के शुरुआत में 3 पॉइंट बोर्ड पर लिखे गए हैं। पहला पॉइंट लिखा गया है कि अपातनी जनजाति समूह, और प्रश्न ये है कि अपातनी जनजाति समूह भारत के किस राज्य से संबंधित है। अपातनी जनजाति समूह भारत के किस राज्य से संबंधित है। विचार कीजिएगा जरा, इस अलाउद्दीन के चिराग से पूछिए, इसको घिसिए, ये बताएगा कि अपात्री जनजाति आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है और ये अपात्री जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। अगर आपको याद ना आया हो तो इसके लिए आपको दिए जाते हैं हिंट्स हैं कि भारत का वो राज्य है जिस राज्य में हिमालय के पूर्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटी नामचा बरवा है। अब आपको आंसर याद आ गया होगा, सही आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। नामचा बरवा पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। और नामचा बरवा हिमालय की भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी नामचा बरवा ही है। आप विचार कीजिएगा कि अराकान योमा भारत के किस राज्य में है। अराकान योमा, यहां विचार करते हैं जरा। अराकान योमा राज्य नहीं देश ही बताइएगा। अराकान योमा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो अराकान योमा की पहाड़ियों का हिस्सा है, जो पड़ोसी देश म्यांमार है। म्यांमार की अराकान योमा की पहाड़ियां ही पानी में डूबती डूबती आगे तक चली गई हैं बंगाल की खाड़ी में। जो कुछ उसका भाग उभरा हुआ है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में है, जो EEZ रूल के अंतर्गत एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत भारत के क्षेत्र में आता है। तो अराकान योमा की पहाड़ियां हो गई हैं म्यांमार में, जिनका हिस्सा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ियां बताई मैंने आपको? नामचा बरवा की पहाड़ियां। एक पहाड़ियां और विचार कीजिएगा कि तोरा बोरा की पहाड़ियां कहां हैं। तोरा बोरा की पहाड़ियां और हिंदुकुश की पहाड़ियां। तोरा बोरा की पहाड़ी और हिंदुकुश की पहाड़ियां कहां हैं? अफगानिस्तान में। वो अफगानिस्तान जहां जो सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन करता है, वो अफगानिस्तान जिस अफगानिस्तान में भूमध्य सागर से आने वाले मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। भारत में जो शीतकाल में सर्दी के दिनों में वर्षा होती है दिसंबर जनवरी में, वो वर्षा भूमध्य सागर से आती है, जो वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और वही वर्षा अरावली से टकरा करके राजस्थान में वर्षा करती है, हिमालय से टकरा करके उत्तर प्रदेश पंजाब वाले क्षेत्र में वर्षा करती है। तो भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किस मानसून से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। उसका जल कहां से आता है? भूमध्य सागर से आता है। और भूमध्य सागर में से आने वाला यह वर्षा सर्दी के दिनों में सबसे ज्यादा किस देश में वर्षा कराता है? तो अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की पिछले दिन मैंने आपको एक लैंग्वेज बताई थी कि अफगानिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है? पश्तो। अफगानिस्तान में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? पश्तो लैंग्वेज अफगानिस्तान के अंदर बोली जाती है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है? अपातनी जनजाति। और जनजातियां मैंने आपको पढ़ाई, विचार कीजिएगा, रिवीजन कराएं आपको एक बार और। भारत में भोटिया जनजाति पाई जाती है सिक्किम में। भोटिया जनजाति भारत में सिक्किम में पाई जाती है। भोटिया जनजाति। चेचू जनजाति भी पाई जाती है सिक्किम के अंदर। चेचू जनजाति भी सिक्किम में पाई जाती है। संथाल जनजाति भारत में झारखंड में पाई जाती है। झारखंड वाले क्षेत्र में, बिहार पश्चिम बंगाल, इस क्षेत्र में संथाल जनजाति पाई जाती है। और भी याद करके रखिएगा, सेंटिनल जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। और सेंटिनल जनजाति भारत की सबसे खतरनाक जनजाति है। इसके अतिरिक्त अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है जारवा जनजाति। जारवा जनजाति भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर पाई जाती है। बताइए जरा, लेप्चा जनजाति कहां पाई जाती है? तो सिक्किम में। लेप्चा, ये वाला जो प्रश्न है, ये वाली जो जनजाति, ये मेरे पिछली वीडियो में आपको कवर कराई थी। भोटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। भोटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, सिक्किम में। चेचू जनजाति पाई जाती है सिक्किम के अंदर। एनु नहीं बोला, एनु पाई जाती है जापान के अंदर। चेचू पाई जाती है सिक्किम के अंदर। लेप्चा जनजाति ये भी सिक्किम के अंदर पाई जाती है। जारवा जनजाति, सेंटिनल जनजाति और ओंग जनजाति। एक और याद रखिएगा, ओंग जनजाति
ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली जनजाति है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। संथाल जनजाति वही संथाल, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ी क्षेत्र, उससे थोड़ा नीचे पश्चिम बंगाल, वहां पाई जाती है ये संथाल जनजाति। मुंडा विद्रोह झारखंड, संथाल, उससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जरा, एक पॉइंट पर चर्चा हो गई है। कौन सा पॉइंट? कि आपतनी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। एक विचार कीजिएगा कि सेला दर्रा, सेला दर्रा, सेला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। सेला दर्रा दिखाई दे रहा है, देखिएगा, सेला दर्रा भारत के किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। और भी पूछता है कि गर्म पानी अभ्यारण्य दिफू, असम, दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? असम में है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे। एक प्रश्न और पूछता है कि कौन सी वो नदी है जो नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाने का कार्य करती है? तो संकोसी नदी। ध्यान से देखिएगा इधर, संकोसी नदी, संकोसी नदी किस किस के बीच सीमा बनाती है? असम, असम और अरुणाचल, अरुणाचल, असम और अरुणाचल के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? संकोसी नदी है। एक नदी और आप पढ़ करके जाइएगा, आमूर नदी। आमूर नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? ये बनाती है रूस के बीच और चीन के बीच, रूस व चीन, इन दो देशों के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो आमूर नदी। एक नदी को और आप याद करके रखिएगा, एक नदी और कहाँ लिख दें? यहां लिखते हैं, एक नदी और लिखी जाती है सरयू नदी। सरयू नदी को छोड़िएगा, नारायणी लिखते हैं, नारायणी या सरयू नदी का ही जो उत्तरी भाग है उसे कहते हैं काली नदी। सरयू लिख दिया, चलो सरयू कह लें या काली नदी कह लें, ये नदी सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश का अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है और सरयू नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। कई बार एग्जामिनर खेलता है कि कौन सी वह नदी है जो भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है, उसमें सरयू नहीं देगा तो काली नदी देगा। आप याद रखिएगा कि काली नदी सरयू नदी का ही दूसरा नाम है। काली नदी सरयू नदी का ही दूसरा नाम है। सरयू नदी का ही जो उत्तर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग है, उसी को काली नदी कहा जाता है। एक नदी और लिखा गया है नारायणी, नारायण नदी, नारायण नदी, नारायण नदी। ये किस नदी का अन्य नाम है? तो घग्गर नदी का, घग्गर। नेपाल में जो घग्गर नदी है उसे क्या कहा जाता है? नारायणी के नाम से जानते हैं। नारायणी किस नदी का अन्य नाम है? तो घग्गर नदी का अन्य नाम है। रफ करते हैं जरा, नारायणी घग्गर नदी का अन्य नाम है। आमूर नदी रूस और चीन इन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है। सरयू नदी, सरयू नदी के उत्तरी भाग को काली नदी कहते हैं, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। संकोसी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। आप विचार कीजिएगा कि असम में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। एक प्रश्न सुनो जरा कि बोडो, बोडो जो भाषा है वो कहाँ बोली जाती है? असम में। बोडो भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो आंसर असम के अंदर। और भी बताइए जरा, विचार करके बताइए जरा, बोडो असम में बोली जाती है तो डोंगरी कहाँ बोली जाती है? डोंगरी कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। बोडो लैंग्वेज असम में बोली जाती है, डोंगरी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। एक आसान सा प्रश्न आप मुझे बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली सबसे बड़ी लैंग्वेज कौन सी है? उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा तो हिंदी बोली जाती है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। भारत में 40% लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर देखें भारत में तो दूसरे नंबर पर बोली जाती है तेलुगु भाषा। दूसरे नंबर पर कौन सी बोली जाती है? तेलुगु। और जो तेलुगु भाषा है उस तेलुगु भाषा को कहा जाता है इटालियन ऑफ द ईस्ट, इटालियन, इटालियन ऑफ द ईस्ट, ऑफ द ईस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर तेलुगु भाषा को। एक बार और सुनिए, इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। एक प्रश्न और सुनिए, अगर एग्जामिनर आपसे ये बात पूछता है कि कौन से काल में किस काल को तेलुगु भाषा का क्लासिक युग कहते हैं, किस काल को, हिस्ट्री का प्रश्न है, किस काल को तेलुगु भाषा का क्लासिक युग कहा जाता है? तो आंसर विजयनगर साम्राज्य में।
जो संगम वंश था, संगम साम्राज्य था, संगम वंश था, उस संगम वंश को तेलुगु भाषा का क्लासिक कहते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि विजयनगर साम्राज्य में जो कृष्णदेवराय था, कृष्णदेवराय के दरबार में नवरत्न रहते थे, सॉरी अष्टदिग्गज रहते थे, और अष्टदिग्गज तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख कवि थे, जिनमें फेमस कवि तेनालीराम थे, और तेनालीराम कृष्णदेवराय के दरबार में थे, रहते थे। खुद कृष्णदेवराय जिसको आंध्र भोज कहते हैं, खुद कृष्णदेवराय जिसको आंध्र भोज कहते हैं, वो भी तेलुगु भाषा का अच्छा ज्ञाता था, और उस कृष्णदेवराय ने एक पुस्तक लिखी थी, उसकी पुस्तक का नाम था ए मुक्तो माल्याद। बोर्ड पर जगह नहीं बच रही है, ए मुक्तो माल्याद, ए मुक्तो माल्याद। ए मुक्तो माल्याद पुस्तक किसने लिखी थी? कृष्णदेवराय ने। ऊपर के पॉइंट को रफ करते जरा, अपात्री जनजाति कहां पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। बेकार की जगह घेर रहा है अब ये वाला पॉइंट, बेकार की जगह घेर रहा है। तो ए मुक्तो माल्याद पुस्तक लिखी थी इसने, ए मुक्तो माल्याद, और इसके अतिरिक्त एक पुस्तक लिखी थी जाम्बवती कल्याण, जाम्बवती कल्याण। जाम्बवती कल्याण पुस्तक संस्कृत की है, और ए मुक्तो माल्याद पुस्तक, ए मुक्तो माल्याद पुस्तक दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल भी ऊपर ही लिखते हैं इसको भी, ए मुक्तो माल्याद पुस्तक ये तेलुगु भाषा की पुस्तक है। किसने लिखी है? दोनों, कृष्णदेवराय ने, और तेलुगु भाषा उसके समय में चरम पर थी। तेलुगु भाषा का क्लासिक युग कृष्णदेवराय के शासनकाल को कहते हैं। कृष्णदेवराय को खुद आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है, कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। और एक व्यक्ति हुआ था उसी समय में, देवराय द्वितीय। इसको रफ कर ले जरा। बोडो असम में बोली जाती है, डोंगरी जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली लैंग्वेज है, अरुणाचल और असम की संकोसी नदी सीमा बनाती है, पश्तो अफगानिस्तान में बोली जाने वाली लैंग्वेज है, हिंदू कुश, तोरा बोरा की पहाड़ियां, ये दोनों पहाड़ियां अफगानिस्तान में हैं, अराकान योमा की पहाड़ियां म्यांमार में है, जिनका हिस्सा अंडमान निकोबार देशों में है, सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है, जिसका जनघनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु भाषा को कहा जाता है, और तेलुगु भाषा भारत में दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली दूसरी लैंग्वेज है। उत्तर प्रदेश में मैंने आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा है जो दूसरे नंबर पर बोली जाती है? क्या चर्चा चल रही थी यहाँ? मुझे क्या लिखना था? हाँ, एक प्रश्न मुझे लिखना था कि किसे कहा गया था हाथियों का शिकारी? हाथियों का शिकारी, हाथियों का शिकारी किसे कहा गया? हाथियों का शिकारी कहा गया देवराय द्वितीय को, देवराय द्वितीय को कहा गया हाथियों का शिकारी। ये भी किससे आता था? विजयनगर साम्राज्य थे। वही विजयनगर साम्राज्य जिस साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी, वही विजयनगर साम्राज्य जिस साम्राज्य में विरूपाक्ष मंदिर, हजारनामा मंदिर, विठल स्वामी मंदिरों का निर्माण हुआ था, वही साम्राज्य जिस साम्राज्य में पैगोडा नाम की मुद्रा चला करती थी। उसी में एक शासक हुआ था देवराय द्वितीय, और देवराय द्वितीय को कहा गया था हाथियों का शिकारी। पहले मैं उस वाले प्रश्न का आंसर बता दूं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली लैंग्वेज मैंने आपसे पूछी है, तो आंसर सुनिएगा, कौन सी है? क्या आप विचार करिए, ऑप्शन देते हैं आपको। संस्कृत हो सकती है क्या? उर्दू हो सकती है क्या? या भोजपुरी हो सकती है? तीन में से बता दीजिएगा। संस्कृत हो नहीं सकती, उर्दू हो नहीं सकती, तेलुगु बहुत सारे गाने बनते हैं, बहुत सारी फिल्में, सॉरी तेलुगु नहीं बोलना, वो क्या बोल रहा था, भोजपुरी, भोजपुरी बहुत सारे गाने बनते हैं, बहुत सारी फिल्में बनती हैं उत्तर प्रदेश में, हिंदी में बनती हैं, हिंदी लैंग्वेज में बनती हैं, या फिर भोजपुरी लैंग्वेज में गाने और फिल्में बनती हैं। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली सबसे दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली सबसे ज्यादा लैंग्वेज कौन सी है? तो आंसर क्या है हमारा? भोजपुरी है। दूसरे नंबर पर बोली जाती है भोजपुरी। क्या पूछा गया था? हाँ, याद की। अगले प्रश्न पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट, इसकी कहानी समाप्त हो गई है। ए मुक्तो माल्याद पुस्तक किसने लिखी है? कृष्णदेवराय ने। जाम्बवती कल्याण भी कृष्णदेवराय ने, जो कि संस्कृत की पुस्तक है। भोजपुरी उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली लैंग्वेज है। देवराय द्वितीय को हाथियों का शिकारी कहा जाता है, हाथियों का शिकारी। आप विचार करके बताइएगा कि हाथी के संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? हाथी संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? हाथी संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? हाथी संरक्षण दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को।
हाथी संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को हाथी संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है हाथी संरक्षण दिवस। और भारत में हाथी संरक्षण परियोजना लाई गई थी 1991 ईस्वी को, अधिनियम लाया गया 1992 ईस्वी को लागू कर दिया गया था। हाथी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1992 ईस्वी को। याद कीजिए, आप बताइए मुझे कि 1992 ईस्वी से भारत में किस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी? भारत का सबसे बड़ा खेल जगत का पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? वर्ष 1992 ईस्वी से, जिसका नाम वर्तमान में कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। उसकी शुरुआत 1992 से हुई थी। और विचार कीजिएगा कि 1992 ईस्वी में और क्या हुआ, छोड़िएगा उस बात को, पहले इसको देखेंगे, इस पॉइंट को निकालते हैं, इसको अंडरलाइन करते हैं, इस पर बहुत सारी बातें भी चर्चा करेंगे। शाह बुलंद इकबाल के नाम से किसे जाना जाता था? शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना गया दारा शिकोह को। दारा शिकोह, ये वही दारा शिकोह जो शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां का, ऐसे पूछेगा कि कौन सा वो मुगल शहजादा, राजकुमार, राजा नहीं बोला, बादशाह नहीं बोला, कौन सा वो मुगल शहजादा था जो एक महान अनुवादक था, जो एक महान साहित्यकार था, ऐसे करके पूछेगा तो आंसर लगाएंगे आप दारा शिकोह। और दारा शिकोह को उसी के पिता शाहजहां ने क्या कहा था? शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना था। इसने प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया था, शाहजहां का पुत्र था। आगे विचार कीजिए। और दारा शिकोह औरंगजेब के बीच में धर्मट की लड़ाई भी हुई थी उत्तराधिकार को लेकर के वर्ष 1658 ईस्वी को। विचार कीजिएगा, दोबारा से सुनिएगा, धर्मट की लड़ाई कब हुई थी? वो हुई, धर्मट की लड़ाई कब हुई थी, जिसको उत्तराधिकार की लड़ाई आ गया 1658 ईस्वी में। 1658 में किस किस के बीच हुई? दारा शिकोह के बीच और औरंगजेब के बीच। और दारा शिकोह इस लड़ाई को हार गया, भाग गया। बाद में औरंगजेब ने दारा शिकोह को पकड़ा और पकड़ करके कहा लोगों से कि ये धर्म विरोधी है, ये जिहादी है, और इसकी हत्या करा दी थी। और हत्या कराने के बाद हुमायूं के मकबरे के पास एक तहखाने में इसको दफना दिया गया था। आप विचार करिएगा, एक प्रश्न आपने पढ़ रखा है कि हुमायूं के मकबरे को मुगल वंश का कब्रिस्तान कहा जाता है। किस मुगल शासक के मकबरे को, किस मुगल शासक के मकबरे को मुगल वंश का कब्रिस्तान कहा जाता है? अर्थात जो मुगल समय के राजकुमार, राजकुमारियां, राजा, ज्यादातर जो लोग हुए उनके मकबरे कहां स्थापित किए गए? हुमायूं के मकबरे के परिसर में। इसीलिए हुमायूं के मकबरे के परिसर को कहते हैं मुगल वंश का कब्रिस्तान। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने कराया था। याद कीजिएगा कि दो ऐसे भारत में मकबरे हैं जिन मकबरों का निर्माण मुगल महारानियों के द्वारा कराया गया था। हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया और अकबर के उसके जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने कराया था। जहांगीर का मकबरा कहां स्थित है? विचार कीजिएगा, आप मुझे बताइए कि जहांगीर का मकबरा कहां स्थित है? शाहदरा, लाहौर, भारत के बाहर जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, शाहदरा में, भारत के बाहर। ये दो मकबरे ऐसे हैं जो किन्होंने बनवाए हैं? महारानी के द्वारा। इसके अतिरिक्त जो ऐतमा उद्दौला का मकबरा है वो आगरा में है। ऐतमा उद्दौला नूरजहां के पिता का नाम था, जिसका मूल नाम गयास बैग था, और गयास बैग को ऐतमा उद्दौला जहांगीर ने कहा था, जो कि नूरजहां का पिता था। और उसकी मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने अपने पिता ऐतमा उद्दौला के मकबरे का निर्माण आगरा में कराया। विशेषता यह है कि यह मकबरा भारत में संगमरमर से निर्मित सबसे पहला मकबरा है। भारत में संगमरमर से निर्मित सबसे पहला मकबरा ऐतमा उद्दौला का मकबरा है। और कहां स्थित है? आगरा के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको भी कहानी समाप्त करते हैं जरा। अगला है कि सेंट फोर्ट जॉर्ज के बारे में विचार करना है। सेंट फोर्ट जॉर्ज भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित सबसे पहला किला कौन सा था? भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित सबसे पहला किला सेंट फोर्ट जॉर्ज था, जो कहां स्थापित किया गया था? मद्रास में। भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित सबसे पहला किला सेंट फोर्ट जॉर्ज था और इसकी स्थापना कहां हुई थी? मद्रास। आप इतने विचार कीजिएगा कि जो मद्रास है, मद्रास वो शहर है जिस शहर में भारत में पहली बार किसकी शुरुआत हुई थी? नगर निगम की। भारत में पहली बार नगर निगम की शुरुआत कहाँ हुई थी? मद्रास में। और कब हुई थी? वर्ष 1688 ईस्वी को। मद्रास जो शहर है इसको वर्तमान में चेन्नई कहते हैं, चेन्नई कहते हैं। और यहाँ किस चीज का मुख्यालय है मद्रास में? एक तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर मद्रास में है। और याद कीजिएगा कि सांप अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर मद्रास में स्थित है, चेन्नई में है सांप अनुसंधान संस्थान। और याद कीजिएगा कि जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र कहां स्थित है? वो भी आंसर मद्रास में।
जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र कहाँ, अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? आंसर मद्रास में है। और मद्रास को किसने बसाया था? मद्रास को बसाया फ्रांसिस डे, चेन्नई। फ्रांसिस कहाँ लिखते हैं? फ्रांसिस डे, फ्रांसिस डे ने। चेन्नई को किसके द्वारा बसाया गया था? फ्रांसिस डे ने बसाया था चेन्नई को। चेन्नई किस नदी के तट पर स्थित है? तो वेंगई, वेंगई। मैंने आपको लिखाया कि सांप अनुसंधान संस्थान जो है वो मद्रास में है। सांप अनुसंधान संस्थान मद्रास में है। आप अपने ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि विष अनुसंधान संस्थान फिर कहाँ है? विष यानी जहर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ। जहर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। एक प्रश्न पर आप विचार करिएगा, आपसे प्रश्न पूछता है कि सांप का विष शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंसर आप लगा के आएंगे तंत्रिका, तंत्र को। छोटी की मात्रा आती है, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका जोड़ी क्या? तंत्रिका तंत्र को। किसको प्रभावित करता है? सांप का विष शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है सांप का विष। और भी पूछेगा कि सांप का विष क्या है? तो एक प्रकार की प्रोटीन है। सांप का विष क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन। किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंसर तंत्रिका तंत्र को। आप विचार कीजिए कि जो सांप है, सांप का अध्ययन क्या कहलाता है? सैनफोर्ड दैट मद्रास में, इसको रफ कर दिया। सांप का अध्ययन क्या कहलाता है? विष का अध्ययन, सॉरी, दोनों का बताएंगे। सांप का अध्ययन कहलाता है ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी कहलाता है सांप का अध्ययन, जबकि विष का अध्ययन कहलाता है टैक्सिकोलॉजी, टैक्सिकोलॉजी, टैक्सिकोलॉजी। देखिएगा, विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। लखनऊ है विष की प्याली, लखनऊ है विष की प्याली। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित सांप का जहर करता है। सांप का जहर क्या? सारे प्रश्न एग्जाम में बने हुए हैं, सारे प्रश्न एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न हैं। ये प्रोटीन होता है सांप का जहर। सांप का अध्ययन कहलाता है ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी। और सांप के विष का अध्ययन कहलाता है टैक्सिकोलॉजी। आप विचार करेंगे कि जो सांप है वो किस वर्ग का प्राणी है? सांप सरीसृप वर्ग का, सरीसृप वर्ग का प्राणी है। सरीसृप वर्ग का प्राणी गिरगिट, छिपकली, डायनासोर, ये भी सब किस युग के प्राणी हैं? सरीसृप वर्ग के, यानी रेप्टाइल वर्ग के। सरीसृप वर्ग होता है कि जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है फिर भी भूमि पर रेंग कर चलते हैं। सांप रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, रेंग कर चलता है। गिरगिट ऐसे थोड़ा चलता है, मनुष्य जैसे चलता है। छिपकली, डायनासोर। इस डायनासोर पर प्रश्न पूछता है कि डायनासोर किस वर्ग का प्राणी था? तो आंसर लगा के आएंगे रेप्टाइल वर्ग का। और दूसरा पूछेगा कि डायनासोर किस युग का प्राणी था? तो आंसर लगा के आएंगे आप मेसेजोइक, मेसेजोइक। डायनासोर किस वर्ग का प्राणी था? तो रेप्टाइल यानी सरीसृप वर्ग का प्राणी था। और किस युग में था? तो आंसर मेसेजोइक युग में था, मेसेजोइक युग में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जरा बताइए विचार करके। वेंगई नदी के तट पर, किस नदी के तट पर है? चेन्नई वेंगई नदी के तट पर है वेंगई। किसने बसाया चेन्नई को? फ्रांसिस डे के द्वारा बसाया गया। और चेन्नई में ही, मद्रास में ही सबसे पहले स्थापना की गई थी नगर निगम की। और पहला नगर निगम मद्रास में कब स्थापित किया गया था? 1688 ईस्वी को। आप विचार करिए कि मद्रास में पहला न्यायालय कब स्थापित किया गया था? मद्रास में पहला न्यायालय कब स्थापित किया? चार्टर एक्ट 1861 के अंतर्गत 1862 ईस्वी को भारत में 3 न्यायालय स्थापित किए गए थे। कोलकाता, मद्रास और मुंबई। कोलकाता, मद्रास, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, मुंबई, 3 स्थानों पर 3 न्यायालय चार्टर एक्ट 1861 के अंतर्गत 1862 ईस्वी में स्थापित किए गए थे। जबकि भारत में सबसे पहला जो न्यायालय स्थापित किया गया था कोलकाता में, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 में वारेन हेस्टिंग के समय में स्थापित किया गया था कोलकाता में, जिसमें अधिकतम 3 न्यायाधीश हो सकते थे। और उसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पेहे थे। और उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में स्थापित हुआ। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी को हुई थी। केंद्र शासित वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं और
एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जिस केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है, जिस हाई कोर्ट की स्थापना वर्ष 1966 को हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 को हुई और दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना वर्ष 1966 ईस्वी को हुई थी। आप विचार कीजिए कि जो दिल्ली शहर है, इस दिल्ली शहर को किनके द्वारा बसाया गया था? अनंगपाल तोमर के द्वारा। और मद्रास को किसने बसाया था? फ्रांसिस डे ने वेंगे नदी के तट पर 1688 में यहाँ नगर निगम की स्थापना हुई। चमड़ा अनुसंधान संस्थान यहाँ है। आप याद रखना, पूछेगा एग्जामिनर, आप कानपुर लगा के आइए ना। अगर पूछे कि चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, तो आंसर आप लगा के आइएगा कानपुर। चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? कानपुर। और कानपुर को क्या कहते हैं? राजमार्गों का चौराहा। राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहते हैं। राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहते हैं। कानपुर का जो नाम है वो कृष्ण के नाम पर, यह प्रश्न भी बन चुका है कि कानपुर का नाम किस देवता के नाम पर रखा गया है, किस ईश्वर के नाम पर रखा गया है? तो कृष्ण के नाम पर। कृष्ण मतलब कान्हा, कान्हे मतलब कान्हे, कान्हेपुर, कान्हा का पुर, कान्हा का नगर कानपुर, इस नाम पर इनका नाम रखा गया है। एक और राजमार्गों का चौराहा कहते हैं कानपुर को। इसके अतिरिक्त एक बात और सुनिएगा, अगर एग्जामिनर आपसे ये बात पूछे कि भारत में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, तो आंसर लगाएंगे आप झांसी में। उत्तर प्रदेश में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, तो आंसर लगाएंगे झांसी में। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंसर झांसी में। वीडियो 27 मिनट का हो चुका है, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। और फिर से वही बातें मैं कहूँगा, जो अभ्यर्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पहली बार जो आए हैं। और जो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको कोई त्रुटि दिखाई पड़ती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि अगली वीडियो में उस त्रुटि को सुधारा जा सके। ये रिवीजन की फास्ट क्लास है। यदि आपको लगता है कि कुछ तेज चल रहे हैं तो आप थोड़ा सा उसको स्लो कर लेंगे, या फिर मेरे जो ऑफलाइन क्लासें हैं उन क्लास को अटेम्प्ट करेंगे, या फिर बहुत सारे वीडियो, ये मेरी लगभग 93वीं वीडियो है यूट्यूब पर। और ये जो वीडियो है सारी की सारी वीडियो वो इंपॉर्टेंट होनी है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, एनटीपीसी के एग्जाम में, यूपीपी के लिए, लेखपाल के लिए, या फिर सुपर टेट जो भी, या ग्राम विकास अधिकारी का पेपर होने वाला है, सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाली है। इन वीडियो को ध्यान से देखें, अभ्यर्थी को शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इतने वीडियो ऑफ होती है, इतने जरा इसका रिवीजन करा दें एक बार। विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ के अंदर है। विष तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। विष एक प्रकार का प्रोटीन है। विष का अध्ययन ओफियोलॉजी कहलाता, सांप का अध्ययन ओफियोलॉजी कहलाता है। सांप का जहर का अध्ययन टैक्सिकोलॉजी। सरीसृप वर्ग का प्राणी था डायनासोर, मेसोजोइक युग का प्राणी था। झांसी में आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है। झांसी में घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी के अंदर है, और सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहते हैं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे एक दूसरे को कानपुर में काटते हैं। सांप अनुसंधान संस्थान मद्रास में है, और जैव विविधता अनुसंधान संस्थान स्थित है मद्रास में, जिसकी